हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फाइनली दोस्तों एक बार कंफर्म कर देंगे रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या आपको चुरप्रीत सर की आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। आई होप आ ही रही होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं आरटीपी फॉर जैन 26 अटेम्प्ट दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम का। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम का। डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आप इसमें आरबीआई के मेजर फंक्शंस बताइए कि वो इंडियन इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट करता है, पहला सवाल। एंड ये बताइए कि वो करेंसी को कैसे मैनेज करता है, पेमेंट सिस्टम को कैसे मैनेज करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों एक ही टॉपिक है मॉड्यूल में, 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। जो मॉड्यूल में लिखा है सब लिख दीजिएगा। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, आरबीआई में ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडियन बैंकिंग सिस्टम रेगुलेशन के लिए। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओनरशिप के अंडर आता है। ये रिस्पॉन्सिबल है इंडियन रुपीस के कंट्रोल, इशू और सप्लाई मेंटेन करने के लिए। ये मैनेज करता है दोस्तों पेमेंट सिस्टम को, जो प्रमोट करती है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, ये इसका एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जहां पर इंडियन करेंसी प्रिंट होती है। लोकेशन है दोस्तों नासिक और देवास में। आरबीआई ने एक कंपनी बनाई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करती है। फिर एक और है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आरबीआई ने बनाया है, जो किसको देखता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस को देखता है और क्रेडिट गारंटीज को दोस्तों देखता है। चलिए अब आते हैं दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर नमन एक ऑक्शनियर है। मिस्टर नमन एक ऑक्शनियर है जो ऑक्शन करते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं एक लीडिंग न्यूज़पेपर में। ठीक है, लीडिंग न्यूज़पेपर में उनका ऐड आता है कि भैया ऑक्शन कंडक्ट होगा 17 अप्रैल को। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आता है कि 17 अप्रैल को ऑक्शन होगा, दिस इज अ इनविटेशन टू ऑफर। ये एक इनविटेशन टू ऑफर होता है कि भैया हम अपना कुछ फर्नीचर बेचेंगे। मिस्टर कान्हा जी इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं और 500 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं ऑक्शन को अटेंड करने के लिए। लेकिन जब वो उस जगह ऑक्शन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फर्नीचर का जो ऑक्शन था वो कैंसिल हो चुका है। मिस्टर कान्हा केस कर देते हैं नमन पर कि तुम्हारी वजह से मेरे टाइम और मेरा टाइम का नुकसान हो गया और मेरा कितना सारा खर्चा हो गया। आपको रीजन के साथ बताना पड़ेगा कि क्या कान्हा जी नमन जी की बैंड बजा सकते हैं या नहीं बजा सकते। सो द आंसर इज नो, क्योंकि दोस्तों ये एक इनविटेशन टू ऑफर है और इनविटेशन टू ऑफर को अगर हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, उससे क्या बनता है, एक ऑफर बनता है। तो यही बात यहां पे लिखी है, इनविटेशन टू ऑफर डिफरेंट होता है ऑफर से। ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है ये ऑफर नहीं होते हैं, बस इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। सो यहां पर फिर इन्होंने फैक्ट्स लिखे। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑक्शन बाय मिस्टर नमन is not an offer but only an invitation to offer. He is not liable to Mr. Khanna and Mr. Khanna could not succeed in this case. चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अभिमन्यु एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्राउडेड रेलवे स्टेशन पर खो जाता है। रामेश जो कि एक पासर बाय है, वॉलेंटरी कलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को और रिटर्न कर देते हैं उन्हें सेफली अभिमन्यु को, बिना कोई रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन करे। एक हफ्ते बाद वो इंप्रेस होते हैं, रामेश की ऑनेस्टी से इंप्रेस होते हैं। अभिमन्यु लिखते हैं और साइन करते हैं एक प्रॉमिस टू पे हिम 50,000 एज अ रिवॉर्ड, कि मैं तुझे 50,000 रिवॉर्ड दूंगा। बाद में जो अभिमन्यु है वो रिफ्यूज कर देता है टू पे, आर्ग्यूइंग कि ये जो एक्ट है ये ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है वॉलेंट्री और इसलिए वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। रामेश केस फाइल कर देता है कि भैया तुम्हारा प्रॉमिस तो वाइंडिंग है, आप बताइए क्या अभिमन्यु को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। तो दोस्तों नॉर्मली जो वॉलेंटरी सर्विसेज होती है ना,
वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, ये नॉर्मली है। लेकिन अगर हमने प्रॉमिस कर दिया है टू पे फॉर वॉलंटरी सर्विस, अगर हमने प्रॉमिस कर दिया है कि हम वॉलंटरी सर्विस के लिए पे करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं, जी हां, तो आप ये कह सकते हैं कि अब ये लीगली इन्फोर्सिएबल है। तो क्या अभिमन्यु जी को पैसे देने चाहिए? तो यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि साइंड प्रॉमिस, रोट एंड साइंड अ प्रॉमिस टू पे 50,000 एज अ रिवार्ड, तो अब तो पैसे देने पड़ेंगे, अब तो पैसे देने पड़ेंगे। तो यही बात यहां पे लिखे, देखिए, अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग साइंड बाय द प्रॉमिसर टू कंपनसेट अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर इज लीगली इन्फोर्सेबल इवन विदाउट फ्रेश कंसिडरेशन। और इसीलिए दोस्तों, ये जो प्रॉमिस अभिमन्यु जी ने राइटिंग में किया था वॉलंटरी सर्विसेज का, ये वैलिड और इन्फोर्सेबल है। और रमेश जी जो है वो 50,000 रुपीज क्लेम कर सकते हैं, 50,000 रुपीज क्लेम कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? विकास भैया एक दिल्ली के बिजनेसमैन हैं। इन्होंने एग्रीमेंट किया था रेड्डी के साथ, जो कि हैदराबाद का ट्रेडर है, कि हम स्मगल करेंगे एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट गोल्ड का इंडिया में, और कस्टम लॉ को तोड़ देंगे, यानी कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट को नहीं भरेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से रेड्डी भैया की ड्यूटी थी कि ये जो स्मगलिंग ऑपरेशन है इसमें हेल्प करेंगे वो। विकास का वादा था कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और स्टोरेज फैसिलिटी देगा। दोनों ने ये एग्री किया था कि जो भी प्रॉफिट होगा हम इस प्रॉफिट को इक्वली आपस में बांट लेंगे। एग्रीमेंट में यह भी लिखा था कि रेड्डी जो भी प्रॉफिट इससे आएगा उस प्रॉफिट को विकास के टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जो कि एक लीगल एक्टिविटी है। अब दोस्तों, एक सक्सेसफुल, सबसे पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल गया, बहुत पैसा कमाया। लेकिन दोस्तों, झगड़ा हो गया पार्टीज के बीच। विकास को स्मगल्ड गोल्ड मिल गया, लेकिन उसने प्रॉफिट देने से मना कर दिया, यह कहकर कि एग्रीमेंट तो इल्लीगल है। रेड्डी ने केस फाइल कर दिया कि भैया कम से कम मुझे लॉफुल पोर्शन वाला जो पॉइंट था, कौन सा, कि आप ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है मेरे विकास टेक्सटाइल वाले बिजनेस में जाएगा, कम से कम ये तो इन्फोर्सेबल होना चाहिए। आपको बताना है क्या ये इन्फोर्सेबल है या नहीं है। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहली चीज, हमने यहां पे वायलेट किया है कस्टम लॉ को, तो यहां पर आपके हो जाएगी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड हेंस ये वॉइड माना जाएगा, एंड हेंस ये वॉइड माना जाएगा। आप क्योंकि यहां पर लॉ तोड़ रहे हो, आप ये भी कह सकते हो कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है, तो इसीलिए दोस्तों इसे वॉइड ट्रीट करा जाएगा। यानी विकास और रेड्डी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो वॉइड है, बिनिशो था। लेकिन सवाल आता है कि भाई ये जो लीगल पार्ट है जिसमें हम टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या होगा? तो दोस्तों, यहां पर लीगल पार्ट पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इल्लीगल पार्ट में, क्योंकि इल्लीगल पार्ट से प्रॉफिट होगा तो वो लीगल बिजनेस में डाला जाएगा। इसीलिए हम इस लीगल और इल्लीगल पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। और इसीलिए दोस्तों ये लीगल पार्ट भी क्या माना जाएगा? वॉइड ट्रीट किया जाएगा। तो यही बात यहां पर है, देखिए, सेक्शन 23 में बताया गया कि कौन कौन से केसेस को अनलॉफुल माना जाता है ना, कहां कहां माना जाता है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। स्मगलिंग ऑफ गोल्ड कस्टम लॉ के अंदर मना किया गया है, यह एक क्राइम होता है, और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी माना जाएगा और इलीगल ट्रेड माना जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि लॉफुल है, सेपरेबल है, अनलॉफुल है तो क्या होगा, उसके केस बताया। तो दोस्तों, क्योंकि यहां पर मेन ऑब्जेक्ट स्मगलिंग का था जो लॉ ने मना किया हुआ और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसीलिए प्राइमरी कंडीशन जो थी वो वॉइड मानी जाएगी। और ये जो डिपेंडेंसी वाली बात है दोस्तों, ये भी क्या माना जाएगा? वॉइड ट्रीट करा जाएगा। और अगर दोस्तों ये वॉइड है तो एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर कोई भी राइट क्रिएट नहीं होगा दोस्तों, राइट क्रिएट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
मिस्टर लाल एक बहुत ही जाने माने बिल्डर है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर कुमार के साथ, जो कि एक प्रॉपर्टी डेवलपर है। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि वो एक लार्ज शॉपिंग मॉल बनाएंगे जयपुर में, जिसके लिए वो 10 करोड़ रुपए लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा 18 महीने में, यानी 18 महीने में शॉपिंग मॉल बन जाएगा। अब काम स्टार्ट हो गया। दोनों पार्टीज ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने एग्रीमेंट को चेंज करना चाहते हैं। दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि भैया एग्रीमेंट को चेंज करेंगे। दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट दी, दोनों का अप्रूवल आया। एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले, और नए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि अब मॉल नहीं, 5 स्टार लग्जरी होटल बनेगा सेम लैंड पर, लेकिन प्राइस 10 की जगह 12 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये जो न्यू एग्रीमेंट है, इसने पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोवेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नोवेशन। हाउएवर 6 महीने होने के बाद, जब नया एग्रीमेंट हुआ उसके 6 महीने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई और उस लॉ के अंदर उन्होंने मना कर दिया कि इस एरिया में कोई भी होटल नहीं बनेगा, भले ही कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल वाज स्टिल परमिटेड। कह रहे हैं तुम शॉपिंग मॉल बनाना है तो बना लो, लेकिन यहां पर होटल हम बनाने नहीं देंगे। अब दोस्तों, इस प्रोहिबिशन की वजह से लाल अंकल ने बंद कर दिया कंस्ट्रक्शन का काम और इन्फॉर्म कर दिया कुमार को कि भैया, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट, लग्जरी होटल का कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल हो चुका है गवर्नमेंट के लॉ के चेंज की वजह से, तो दोस्तों अब मैं आगे नहीं करूंगा। कुमार जी ने केस कर दिया लाल पर कि आपने मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और डैमेजेस मांग लिए, कि आपको अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। आप बताइए, क्या मिस्टर लाल यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है, या ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी? तो दोस्तों यहां पर क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया तो ये क्या माना जाएगा, इम्पॉसिबल माना जाएगा और इसलिए वॉइड माना जाएगा। लेकिन सर, उन्होंने होटल मना किया है, शॉपिंग मॉल तो अभी भी बना सकते हैं ना। अरे बेटा, लेकिन शॉपिंग मॉल का तो नोवेशन हो गया था ना, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो चुका है। जैसे ही आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब हमें जो बात करनी है दोस्तों, वो किसकी करनी है, नए कॉन्ट्रैक्ट की दोस्तों बात करनी है। ठीक है, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। पहले इन्होंने नोवेशन का सेक्शन लिखा, फिर इन्होंने वॉइड वाला सेक्शन लिखा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कह रहे हैं सिर्फ कॉमर्शियल डिफिकल्टी आना, या अगर कॉस्ट बढ़ गई, ये इंपॉसिबिलिटी नहीं होती। इंपॉसिबिलिटी का मतलब है सच में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यहां पर दोस्तों मिस्टर लाल को गिल्टी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पर नॉन परफॉर्मेंस जो है उसके कंट्रोल के बियॉन्ड थी। मिस्टर कुमार डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इंपॉसिबिलिटी आ गई, और दोनों पार्टीज को हम क्या मानेंगे, रिलीव्ड माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मिस्टर रमेश डिलीवर्ड हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू अ ज्वेलर मिस्टर अरुण। रामेश ने अरुण को अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए पॉलिश करने के लिए। अरुण ने उन ऑर्नामेंट्स को दुकान के लॉकर में रखा और दुकान को भी लॉक कर दिया लीव करने से पहले। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उसी रात चोर दुकान में घुसे और उन्होंने सारे ऑर्नामेंट्स चुरा लिए। रामेश ने अपने ऑर्नामेंट्स रिटर्न माने। अरुण ने कहा सॉरी, अब मैं आपको वापस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपके गुड्स की उतनी ही ख्याल रखी थी जितना मैं अपनी गुड्स का ख्याल रखता हूं। रामेश ने कहा मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि मेरे ऑर्नामेंट्स खो चुके हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और बेली की ड्यूटी होता है गुड्स को रिटर्न करना, और तुम रिटर्न नहीं कर पाए तो तुम बदले में डैमेजेस दोगे। आपको बताना है क्या अरुण जी रामेश जी को कंपनसेशन देंगे या नहीं देंगे। तो दोस्तों यहां पर एक बात को ध्यान रखना कि हमने, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्लियरली बोला है ही हैड टेकन एज मच एज केयर ऑफ द गुड्स एज ही वुड हैव टेकन ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। यानी यहां पर बेली ने रीजनेबल केयर रखी थी। दोस्तों अगर रीजनेबल केयर के बाद भी चोरी हो जाते हैं तो बेली लायबल नहीं है। यहां पर मिस्टर अरुण इज नॉट लायबल, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी निभा दी। अब उसके बाद जो हो रहा है उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। सो इट इज क्लियर, अरुण ने रीजनेबल केयर रखी थी, उसने ऑर्नामेंट्स को लॉकर वगैरह में रखा था, लेकिन थेफ्ट उसके कंट्रोल में नहीं था, ये उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, और इसीलिए अरुण कंपनसेशन नहीं देगा रामेश को स्टोलन ऑर्नामेंट्स की। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है भैया रूल्स बता दो
जो गवर्न करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स बता दो। तो दोस्तों सिंपल है, अगर इवेंट हैपनिंग पे है और वो इवेंट हो जाता है तो वैलिड है, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो वॉइड है। अगर दोस्तों इवेंट नॉट हैपनिंग पे है, तो अगर इवेंट हैपन नहीं होता तो वैलिड है, बट अगर दोस्तों वो इवेंट हो जाता है तो वॉइड माना जाएगा। सिमिलरली अगर किसी लिविंग पर्सन पर डिपेंडेंट और लिविंग पर्सन उसे इम्पॉसिबल कर देता है तो भी उसे क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड टाइम। फिक्स टाइम यानी इवेंट हैपनिंग पे था बट विद इन फिक्स टाइम, तो अगर फिक्स टाइम में इवेंट हैपन हो गया तो वैलिड माना जाएगा, वरना वॉइड माना जाएगा। अब यहां था नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, अगर फिक्स टाइम में नहीं हुआ तो वैलिड माना जाएगा, वरना वॉइड माना जाएगा। और कॉन्टिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 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 वॉइड ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आता है एजेंसी को खत्म किया जा सकता है या तो पार्टीज के एक्ट से या लॉ की वजह से। आप इस स्टेटमेंट को बताइए और मुझे सरकमस्टांसेस बताइए जिसमें एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है। तो दोस्तों टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में सबसे पहला आता है रिवोकेशन। सबसे पहला क्या आता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में, रिवोकेशन आता है। दोस्तों रिवोकेशन की पावर किसके पास होती है, प्रिंसिपल के पास होती है। वो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है। वो उसको क्या देगा, नोटिस देगा, जब मन करेगा दोस्तों तब वो कर लेगा। लेकिन अगर इसकी वजह से एजेंट को नुकसान हो रहा है तो हम उसे क्या देंगे दोस्तों, कंपनसेशन देंगे। फिर आता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन, वो हमें एक रीजनेबल टाइम का नोटिफिकेशन यानी नोटिस देना चाहिए। और ये जो रिवोकेशन है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है रेनंसिएशन बाय एजेंट। अगर एजेंट छोड़ के जाना चाहता है तो उसको बोलते हैं रेनंसिएशन। सेम टाइम से पहले जाओगे तो कंपनसेशन दोगे, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, प्रॉपर रीजनेबल टाइम का नोटिस दोगे। अगर जिस काम के लिए अपॉइंट किया था वो काम कंप्लीट हो जाता है, बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, डेथ या इंसेनिटी हो जाती है दोस्तों, एजेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अगर प्रिंसिपल मर जाता है या पागल हो जाता है, अगर एजेंट मर जाता है या पागल हो जाता है। प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया एंड एजेंसी एंड्स ऑन द प्रिंसिपल बीइंग डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अगर दोस्तों प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो ऑटोमेटिकली एजेंट भी क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। अरे नहीं भाई, एजेंसी खत्म हो जाती है और टाइम खत्म। अगर टाइम मेंशन था, टाइम खत्म हो गया या टाइम है ना, तो उस केस में काम से कोई लेना देना नहीं है कि काम कंप्लीट हुआ था कि नहीं। टाइम के लिए फिक्स किया था 6 महीने के लिए, 6 महीने खत्म हो गए, एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, यानी वैलिड, यानी आपको बताना है भैया गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहला होता है पर्पस। पर्पस क्या होता है दोस्तों, सिक्योरिटी ऑफ डेट, क्रेडिटर की सिक्योरिटी होती है। कंसिडरेशन होना जरूरी है, पास्ट कंसिडरेशन यहां पर नहीं चलती है दोस्तों, पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट कंसिडरेशन बट फ्रेश कंसिडरेशन यहां पर चलती है। लाइबिलिटी होनी चाहिए, लाइबिलिटी वो भी लीगली इन्फोर्सेबल होनी चाहिए। टाइम बार्ड डेट, जो टाइम बार्ड लाइबिलिटी होती है वो नहीं चलती है। कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट होगा तो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, इसलिए मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, ओरल भी चलेगा, राइटिंग में भी चलेगा। और अगर हमने कंडीशन लगाई है कि अदर को श्योरिटी ज्वाइन करे तो तब तक गारंटी वैलिड नहीं होगी जब तक अदर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं कर लेता, जब तक अदर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं कर लेता। नेक्स्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कह रहा है, आपको बताना है ये कौन से टाइप के गुड्स हैं। सबसे पहला है a wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. तो ये हो गया आपका ascertained goods, ये आपका हो गया ascertained goods. A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of lot of 100 packets lying in the shop. तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका unascertained goods, unascertained goods. T agrees to sell to S all the apples which will be produced in his garden this year. ये आपका हो जाएगा फ्यूचर गुड्स दोस्तों, फ्यूचर गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिएगा, राहुल एक होलसेल ट्रेडर है दिल्ली का। ठीक है, राहुल एक होलसेल ट्रेडर है दिल्ली का। उसने कपिल जी को ऑर्डर दिया कि मुझे प्रीमियम सिल्क क्लॉथ चाहिए। मुझे क्या चाहिए, प्रीमियम सिल्क क्लॉथ चाहिए
50 rolls at an agreed price, it was clearly mentioned, हमने क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो क्लोथ है ना, ये प्रीमियम क्वालिटी सिल्क है, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी सिल्क चाहिए, एंड वो सुटेबल होना चाहिए वेडिंग गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। मिस्टर कपिल ने गुड्स डिलीवर कर दिए डेट पर, जो भी डेट डिसाइड हुई थी। छोटा मोटा उसने एग्जामिनेशन करा, रोल्स जो आए थे वो फाइन लग रहे थे, तो राहुल भैया ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में जब वो उन्हें कटिंग कर रहा था और टेलरिंग के लिए यूज कर रहा था, उसे पता चला कि ये क्लोथ में तो सिंथेटिक फाइबर मिक्स है। हमने मंगाया था प्रीमियम सिल्क, बट हमें क्या मिला, सिंथेटिक फाइबर मिक्स मिला। चलो कोई बात नहीं, और उसके अंदर हिडन डिफेक्ट्स हैं, लेटेंट डिफेक्ट हैं, जैसे कि छोटे होल्स, जैसे कि स्टेन्स। ये डिफेक्ट जो है दोस्तों क्लोथ को अनफिट बना देते हैं वेडिंग गारमेंट्स करने के लिए, बनाने के लिए, जिसकी वजह से बेचारे राहुल जी को हैवी लॉस हो जाता है। राहुल जी ने रिफंड मांग लिया, कपिल ने मना कर दिया, ये कहकर कि भाई तुमने तो गुड्स चेक करके लिए तो डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है। आप बताइए क्या राहुल जी यहां पर गुड्स रिजेक्ट कर सकते हैं और प्राइस रिकवर कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों देखा जाए तो हमने कैजुअल एग्जामिनेशन करा था, हमें सही लगे थे, बट यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिडन डिफेक्ट्स बोला गया है। तो अगर दोस्तों हिडन डिफेक्ट्स हैं तो भैया कैसे ढूंढ लेंगे? हिडन डिफेक्ट्स तो रीजनेबल एग्जामिनेशन पर भी पकड़ नहीं आते हैं दोस्तों, पकड़ नहीं आते हैं। सो ये देखिए, एज पर सेक्शन 15 अगर दोस्तों गुड्स का सेल डिस्क्रिप्शन से हुआ है तो इंप्लाइड कंडीशन होती है, एक तो गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए, क्योंकि हमने आपको सिल्क बोला था तो सिल्क आना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर क्यों आ रहा है? दूसरा, अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन से खरीदा गया था तो वो गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। अब दोस्तों अगर हम ऊपर के प्रोविजन और फैक्ट्स को देखें तो क्लॉथ मैच नहीं कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन से, तो डिस्क्रिप्शन की इंप्लाइड क्वालिटी ब्रीच हो गई। एंड दोस्तों ये जो क्लॉथ डिलीवर करे गए हैं मर्केंटेबल क्वालिटी के भी नहीं है, क्योंकि ये जो डिफेक्ट है ये लेटेंट डिफेक्ट है, हिडन डिफेक्ट है, जिसको नॉर्मल चेकिंग पे पकड़ा नहीं जा सकता। और इसीलिए राहुल जी लीगली गुड्स को रिजेक्ट करके अपना प्राइस क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, प्राइस को रिकवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, मिस्टर वरुण एक लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने 20 लैपटॉप अपने दोस्त को दिए थे, रोहित को, लेकिन कंडीशन ये थी सेल और रिटर्न बेसिस, यानी 10 दिन का टाइम तुम्हारे पास है, या तो तुम इन्हें एक्सेप्ट कर लेना या वापस कर देना। रोहित ने ना तो लैपटॉप रिटर्न करे 10 दिन के अंदर, ना ही वरुण को बताया कि मैं इन्हें रिजेक्ट कर रहा हूं, बल्कि उसने तो लैपटॉप्स को अपने ऑफिस शोरूम में रख लिया और उसमें से 5 बेच भी डाले मिस्टर अनुज को, और उनको मिस्टर अनुज को उसका ओनर बना दिया। अनुज ने लैपटॉप गुड फेथ में खरीद लिया और पूरा पैसा दे दिया। अब 15 दिन बाद वरुण आया, कहने लगा हे मेरे 20 के 20 लैपटॉप मुझे वापस चाहिए, इंक्लूडिंग जो लैपटॉप अनुज को बिक चुके थे। रोहित ने मना कर दिया, ये कहकर कि देखिए मैं तो अब इन गुड्स का ओनर बन चुका हूं। अनुज ने खुद को डिफेंड किया ये कहकर कि मैं तो एक बोनाफाइड परचेजर हूं, मैंने तो पैसे देकर खरीदे हैं भैया, आप मुझसे वापस नहीं ले जा सकते। लेकिन वरुण का कहना यह है कि नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ कैन, यानी नेमो दैट क्वाद नॉन हैबिट। आप बताइए क्या यहां पर अनुज जी को वैलिड टाइटल मिलेगा या नहीं, और दूसरा क्या वरुण जी गुड्स को रिकवर कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों सेल और गुड्स बेसिस में जब वरुण जी ने रोहित को दिए थे गुड्स, तो ये हो गया था रूल बायर इन पोजेशन, बायर के पास गुड्स की पोजेशन थी, और अगर वो आगे सेल करेगा तो दोस्तों अनुज जी को क्या मिलेगा, गुड्डी गुड्डी टाइटल मिलेगा, गुड्डी गुड्डी टाइटल मिलेगा। और वरुण जी क्या रिकवर कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वरुण जी रिकवर नहीं कर सकते। क्या गुड्स रिकवर नहीं कर सकते हैं, बट क्या वो प्राइस रिकवर कर सकते हैं? हाँ, बट प्राइस वो किससे रिकवर करेंगे? अनुज से रिकवर करेंगे, रोहित से? अरे जिसको बेचा था उसी से रिकवर करेंगे ना, दैट इज रोहित से दोस्तों रिकवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बायर्स के राइट बताने हैं जो कि उसके पास सेलर के अगेंस्ट है, यानी बायर को लॉ ने कौन कौन से राइट्स दिए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे भैया, सबसे पहला है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर सेलर डिलीवरी नहीं कर रहा है तो हम डैमेजेस क्लेम कर लेंगे। दूसरा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो कोर्ट भैया बोल देंगे, कोर्ट जज साहब बोल देंगे कि आपको अपना प्रॉमिस सेलर पूरा करना पड़ेगा। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं।
अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी ड्यू डेट से पहले कर दिया तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हमें वेट करना है या इमीडिएटली स्यू करना है, और इंटरेस्ट के लिए भी दोस्तों हम लोग केस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो पावर है, ये सारी की सारी जो पावर है दोस्तों वो मानी जाती है। चलिए राइट्स माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द रूल रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ ओनरशिप इन स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स अंडर सेक्शन 9। दोस्तों सेक्शन 19 में क्लियरली लिखा है कि ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब पार्टीज की इंटेंशन होती है। फिर उन्होंने पूछा कि पार्टीज की इंटेंशन कैसे पता लगाओगे, तो दोस्तों हमें इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन देखने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स के सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस देखनी पड़ेगी, और टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों हमें देखने पड़ेंगे, और कोर्स ऑफ डीलिंग्स भी देखनी पड़ेंगी बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इन्होंने आगे स्पेसिफिक गुड्स के दोस्तों अलग से भी दिए हुए हैं, तीनों रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहां पर पूछा तो सिर्फ सेक्शन 19 था दोस्तों, लेकिन इन्होंने साथ में सेक्शन 20, 21 और 22 भी लिख दिया, तो आप लोग भी फिर लिख देना। जबकि पूछा सिर्फ 19 था तो लॉजिकली तो इतना ही आंसर बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। कहां गया भाई जी, ये रहा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। अरुण और वरुण दोनों भाई थे, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, ठीक है, दिल्ली में। अब इन्होंने के पास कुछ सेविंग्स थी, इन्होंने मिलकर नोएडा में एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, यानी एक लैंड खरीद लिया, और उस पर 5 दुकानें बना दी। अब ये शॉप्स को इन्होंने अलग अलग लोगों को रेंट पर दे दिया। इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये दोनों जो भी मंथली रेंट आएगा उसको इक्वली बांटेंगे, और जो भी प्रॉपर्टी टैक्स होगा और रिपेयर के खर्चे होंगे वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे एज अ को ओनर। अब मार्च 2025 में एक टेनेंट ने डिफॉल्ट कर दिया, 50,000 रुपए का रेंट पे नहीं किया, तो वरुण ने जो पेंडिंग रेंट था वो अरुण से मांग लिया। पता नहीं क्यों भाई वरुण अरुण से क्यों मांग रहा है, अपने ही पर्सन से जिन्होंने साथ में मिलकर लिया था। ये तो टेनेंट से मांगना चाहिए ना कि भाई रेंट नहीं दे रहा, लाओ अब दे दो। बट वरुण ने ये रेंट जो है अरुण से मांग लिया, ये कहकर कि हम दोनों पार्टनर्स हैं प्रॉपर्टी बिजनेस में, और इसीलिए क्योंकि अरुण तुम एक पार्टनर हो, तुम पूरे अमाउंट के लिए लायबल हो। अरुण ने मना कर दिया ये कहकर कि हम पार्टनर्स नहीं हैं, हम सिर्फ को ओनर्स हैं, ठीक है। देयरफॉर ही वाज नॉट लायबल टू पे वरुण शेयर्स ऑफ द डिफॉल्टेड रेंट। यहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेनेंट आना चाहिए था, कि टेनेंट से पैसा मांग रहा है, टेनेंट कह रहा है प्रोपोर्शनेट, वो होना चाहिए था। बट ठीक है, आपको रीजन के साथ बताना है। आपका मेन क्वेश्चन ये नहीं है, मेन क्वेश्चन ये है क्या अरुण और वरुण को पार्टनर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। क्या यहां पर फैक्ट्स ऑफ द केस को देखते हुए क्या इन्हें पार्टनर माना जाएगा? तो दोस्तों अरुण और वरुण ओनली को ओनर है, क्योंकि उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई बिजनेस वो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, को ओनर्स हैं, बस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, वो रेंट आउट करके बैठे हुए हैं। सो अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पार्टनर्स, दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पार्टनर, ठीक है। इट इज क्लियर अरुण और वरुण जो है सिर्फ को ओनर्स है, पार्टनर नहीं है। वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं करा उन्होंने बिजनेस करने के लिए, उन्होंने सिंपली एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और रेंटल इनकम को आपस में शेयर किया है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों? MNO पार्टनर्स थे फर्म में जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते थे, कुछ समय बाद N पागल हो गया और अब वो फर्म में कंट्रीब्यूट नहीं करना पाता। O का कहना है कि M जो है ना बार बार मिसकंडक्ट करता है और फर्म के पैसों को चुराता है। दोस्तों इन झगड़ों के चलते, ट्रस्ट लॉस होने के चलते ओ ने कोर्ट में पिटीशन किया कि प्लीज हमारी फर्म का डिसोल्यूशन करा दीजिए। कोर्ट ने डिसोल्यूशन ऑर्डर कर दिया। एम कह रहा है कि ये जो फर्म के ट्रक और व्हीकल्स है वो अपने पर्सनल बिजनेस के लिए यूज कर सकता है। क्या ये सही है? द आंसर इज नो दोस्तों,
एम सही नहीं है, क्योंकि एक बार अगर कोर्ट ने डिसोल्यूशन ऑर्डर कर दिया तो फर्म के एसेट से पहले क्रेडिटर्स की लायबिलिटी चुकाई जाएगी। क्रेडिटर्स की लायबिलिटी सारी चुक जाने के बाद पार्टनर्स के बीच वो एसेट बांटे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आपको राइट्स ऑफ ट्रांसफर ही बताना है ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। अब यहां पे बताया नहीं है कि ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएंस बताना है कि जब डिसोल्यूशन हो रहा है तब बताना है, तो दोनों बताने पड़ेंगे। कॉन्टिन्यूएंस वाला भी बताना पड़ेगा और डिसोल्यूशन वाला भी, कि भैया कॉन्टिन्यूएंस में तो एक ही राइट होता है कि प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, बाकी बुक्स वगैरह को छेड़छाड़ इंटरफेरेंस वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। और डिसोल्यूशन में प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा, लेकिन उस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए जो डिसोल्यूशन की डेट पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे उसका एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा, ये ओरिजिनल पार्टनर के राइट से कैसे डिफर करते हैं दोस्तों? ओरिजिनल पार्टनर्स के पास तो सारे राइट्स होते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, करेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकता है, इंटरफेरेंस भी कर सकता है, डिसीजन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, बट वो राइट्स इस ट्रांसफरी को नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन 18, आपको बताना है एलएलपी का नाम चेंज करने के प्रोविजन को आपको बताना है। एलएलपी के नाम चेंज करने के दोस्तों प्रोविजन को आपको बताना है, दैट इज सेक्शन नंबर 17, चेंज ऑफ नेम। दोस्तों वैसे तो ये चेंज ऑफ नेम नहीं, इसको हमें बोलना चाहिए रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। रेक्टिफिकेशन कह रहा है कि अगर किसी एलएलपी का नाम किसी पुरानी एलएलपी, किसी पुरानी कंपनी या किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिल जाता है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को ऑर्डर देती है कि 3 महीने में अपना नाम ठीक कर लो, 3 महीने के अंदर अपना नाम ठीक कर लो। और यहां पर दोस्तों अगर 3 महीने में ठीक कर लिया तो आरओसी को इन्फॉर्म कर लेना, और अगर दोस्तों 3 महीने में ठीक नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से एक नया नाम एलोकेट कर देगी, एक नया नाम एलोकेट कर देगी। तो यहां पर चेंज ऑफ नेम की जगह एक्चुअली में बेटर था रेक्टिफिकेशन इज अ बेटर वर्ड, कि आप रेक्टिफिकेशन, एलएलपी का नाम गलत था ना, तो अब करेक्ट करने को बोला है गवर्नमेंट ने, तो करेक्ट करने की बात यहां पर हो रही है। कंपनीज एक्ट 2013, क्वेश्चन नंबर 19, सनराइज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद द पर्पस ऑफ डेवलपिंग रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट एज स्पेसिफाइड इन एमओए। एक कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट है घर बनाना, जैसा एमओए में लिखा है। कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो सब्सटेंशियल पार्ट कंपनी के पैसों का दूसरी कंपनी के शेयर्स में लगाएंगे ताकि वो ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न कर सके। शेयर होल्डर ने इस एक्ट को, डायरेक्टर के इस एक्ट को क्वेश्चन कर दिया, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा देखो, क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और कंपनी को मैनेज करने की पावर हमारे पास है, इसीलिए ये जो डिसीजन है ये वैलिड है। आप बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को ध्यान में रखते हुए क्या डायरेक्टर का ये डिसीजन कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा या नहीं? द आंसर इज नो। ये डायरेक्टली अल्ट्रा वायरस वॉयलेट कर रहे हैं भैया, कंपनी के पास पावर नहीं है फिर भी वो कर रहे हैं, तो ये वॉइड माना जाएगा और इससे बाइंड दोस्तों कंपनी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जन्म इंडिया में हुआ था। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% स्टेट गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग 25% प्राइवेट इन्वेस्टर। अब कुछ प्राइवेट शेयर होल्डर ये कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कंप्लीट 100% कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं है, इसीलिए आप इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहोगे। तो दोस्तों 75% गवर्नमेंट होल्ड करती है कंपनी के अंदर, तो दोस्तों 51% चाहिए था, तो यस हम इसे कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी ही कहेंगे। तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर कह रहे हैं ये एकदम सही नहीं कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है, क्या एक एनपीओ को कंपनी बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है सेक्शन 8 के अंदर। अगर वो कंपनी के चैरिटेबल है, प्रॉफिट का इस्तेमाल सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए करने वाली और डिविडेंड नहीं बांटने वाली है मेंबर्स को, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगेगा, उसका जो स्टेटस है वो सेक्शन 8 कंपनी की तरह रजिस्टर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, क्वेश्चन नंबर 22। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मिस्टर अनिल जी ने बनाया है बिल ऑफ एक्सचेंज कलकत्ता ऑन मिस्टर बिमल, जो कि रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के। तो दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज बना है इंडिया में, ड्रॉई है न्यूयॉर्क का, और पेबल है दिल्ली में। तो पहला तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इनलैंड या फॉरेन? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि दो चीजें इंडिया में हो रही है, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब मैच्योरिटी पर दोस्तों बिल डिसऑनर हो गया। अनिल ने बिमल पर केस किया और इंटरेस्ट मांगा 18%, क्योंकि इंडिया में तो 18% का रेट है, लेकिन बिमल का यह कहना है कि न्यूयॉर्क के अंदर
सिर्फ 6% है तो मैं 6% पे करूंगा। आप बताइए बिमल 6% पे करेगा या 18%? तो दोस्तों इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पर जो लायबिलिटी होगी वो इंडिया के हिसाब से लगाई जाएगी, ना कि फॉरेन के हिसाब से। तो दोस्तों इन्हें कितना पे करना पड़ेगा? इंडिया का 18% ही पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23, आपको इन इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करना है, बियरर, ऑर्डर, इनलैंड और फॉरेन। बियरर इंस्ट्रूमेंट किसका कौन होता है? बियरर इंस्ट्रूमेंट दोस्तों वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिस इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है कि हम ये पैसा बियरर को देंगे, या जिसमें नाम लिखा होता है पेई का लेकिन उसके आगे लिखता हुआ होता है और बियरर, या जिसमें लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक इंडोर्समेंट होता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पेई का नाम लिखा होता है, पेई और ऑर्डर लिखा होता है, या सिर्फ पेईज ऑर्डर लिखा होता है। करेक्ट। तो उसको दोस्तों हम क्या कर देते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं, जिसमें लास्ट इंडोर्समेंट, कंप्लीट इंडोर्समेंट या फुल इंडोर्समेंट होता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंडीशंस को फुलफिल करता है। या तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों? या तो वो मेड इन इंडिया एंड ड्रॉई इंडिया का होना चाहिए, या मेड इन इंडिया और पेबल इन इंडिया होना चाहिए। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता दोस्तों, जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा।